हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक और वीडियो में, एक और लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोसोम के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कलर बॉडी। ओके, और अब हम चलते हैं आगे। तो जो क्रोमोसोम टर्म है, यानी क्रोमोसोम जो वर्ड है वो सबसे पहले वाल्डियन ने यूज़ किया था 1888 में। ओके, यानी क्रोमोसोम जो टर्म है वो वाल्डियन ने यूज़ किया था। व्हाट इज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता क्या है। देखिए, क्रोमोसोम क्या होता है, एक स्मॉल, छोटा, थिक, मोटा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल, मोटा और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए क्रोमोसोम होता क्या है, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम सिंगल क्रोमोसोम की बात करें, ये इस तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्रोमोसोम दिखाई कब देता है, जब सेल का डिवीजन होता है। उस सेल डिवीजन के दौरान हमें क्रोमोसोम के कई सारे स्टेज और शेप दिखने को मिल जाता है। आपने देखा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उन सभी स्टेजों में क्रोमोसोम का डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप हमें देखने को मिला था। वे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता कहाँ पे है, सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्रोमोसोम होता है। ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्रोमोसोम रहता है। देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत ही लंबा, थिन, डार्क स्ट्रेंच जो जेनेटिक फाइबर होता है, जिसको क्रोमोटीन कहते हैं। ओके, ये क्रोमोटीन फाइबर ही ड्यूरिंग प्रोफेज कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। जो आपका क्रोमोसोम, देखिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो एक आपका बहुत ही लंबे लंबे, पतले पतले, डार्क स्टेन होते हैं, ठीक है। ये जब कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद क्या काम करते हैं, यही ही क्रोमेटिन फाइबर जाके प्रोफेज में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखना शुरू होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और कंडेंस होते होते क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जब क्रोमेटिन ही कंडेंस होता है और कंडेंस होकर क्रोमोसोम दिखने लग जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और हिस्टोन होता है। जब हम क्रोमोसोम का अभी अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम बनता कैसे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्रोमोसोम के अंदर होता क्या क्या है। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और हिस्टोन होता है। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। टर्म हमने देखा वाल्डियन ने दिया था, बट इसकी डिस्कवरी जो है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था 1888 में, फ्लेमिंग ने किया था। व्हाट इज द क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, डीएनए और प्रोटीन्स का। डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए हमने बात कर लिया है डीएनए और प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज डीएनए से बाइंड होता है। यानी कि आपका जो प्रोटीन होता है वो आपका प्लस चार्ज होता है और जो डीएनए होता है वो माइनस चार्ज होता है। और ये दोनों एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड रहते हैं। 5 टाइप के होते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 हैं, लेकिन ये 4 जो है इस तरह कनेक्ट होते हैं, लेकिन इन 4 का डबल होता है। यानी कि H4 भी 2 रहेंगे और H3 भी 2 रहेंगे और H2B भी 2 रहेगा, H2A भी रहेगा। ऑक्टामर बनाते हैं, ऑक्टामर तो बनाते हैं और साथ ही जब ऑक्टामर बना लेते हैं तो H1 एक लिंकर का काम करता है, इसे लॉक करने का काम करता है। ये देखिए यही आपका डीएनए है, ये आप देख रहे हैं ना, ये डीएनए है आपका और ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ये 4 है, लेकिन इसका डबल करके ये 8 बनाते हैं। यानी कि ये 2-2 के जोड़े में रहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन है और इन हिस्टोन प्रोटीन को ही डीएनए चारों तरफ से रैप करके रखता है। और जो H1 हिस्टोन प्रोटीन था वो एक लॉक का काम करता है, लिंकर का काम करता है, यहाँ पे लॉक लगा के रखेगा। तो ये डीएनए और जो हिस्टोन का ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यही हमारा क्रोमेटिन है। अब हम बात करें डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो 40% होता है। यानी कि आपका 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है और आपका 40% डीएनए होता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन विथ, देखिए यही आपका न्यूक्लियोसोम ही है। जो डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन को, 8 हिस्टोन प्रोटीन को रैप करके रखा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही न्यूक्लियोसोम कहते हैं और कुछ नहीं है।
अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की स्टडी करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है कि हमें क्रोमोसोम की स्टडी करना पड़ गया। लॉन्ग स्टैंडर्ड डीएनए टू फिट इनसाइड न्यूक्लियस। देखिए हाँ, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा ही होगा और डीएनए के बारे में जानते ही होंगे। डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। उस लॉन्ग डीएनए को हमें एक सेल के अंदर फिट करना है, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। तो उसे कैसे करेंगे? आपको अगर एक बड़ा से लंबा से धागा दे दिया जाए और उससे कह दिया जाए कि इसे एक छोटे से बॉक्स में फिट करना है, बहुत ही छोटे, यानी समझ लीजिए धागा बहुत बड़ा है, लंबा है, और आपको बहुत छोटी सी डिबिया दे दिया गया है और बोला गया है कि इस धागे को उसके अंदर फिट कर दो। तो आप क्या काम करेंगे? धागे को लेंगे और अपने हाथ से खूब दबा दबा के उसे क्या होता है ना, कुछ रुमझुट सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी कि खूब अच्छे से उलझा देंगे हाथ से दबा के। अब वो उलझ गया है, दब गया, अब उसके अंदर आप क्या करेंगे ना कि उस डिबिया के अंदर से ठूस के भर देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे ही करना है कि जो बहुत बड़ा डीएनए है, लॉन्ग स्टैंड ऑफ डीएनए, उस डीएनए को ही हमें न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे फिट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सेल है। इस सेल के अंदर ये आप न्यूक्लियस दिख रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करके यहाँ देखते हैं, ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, अब इस न्यूक्लियस को देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम को हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम है। इसके एक स्ट्रक्चर को आपका क्रोमेटिन बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन बोलते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये रेप्लिकेशन करता है तो डबल हो जाता है, तो ये क्रोमोसोम बना लेता है। ये हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। बीच में हमारा सेंट्रोमियर है। अब देखिए, इसको हम इतने पार्ट को लेते हैं, इतने पार्ट को हम लेके देखते हैं। इसके अंदर देखिए कुछ सा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसे हम थोड़ा खोलते हैं, इसे खोलते हैं तो इस तरह से एक धागे नुमा ऐसे उलझा हुआ। इसे और खोलते हैं तो ये हमें ये दिखाई देता है कि अच्छा, ये तो न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम क्या था कि हिस्टोन प्रोटीन था, और हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ने बांध के रखा था। तो ये आपका न्यूक्लियोसोम है, इसी के अंदर ही है। ये हम सब इसी के अंदर पढ़ रहे हैं। ये अभी देखिए सब रैप है, तो हम इसे हम खोल के देखेंगे। तो अच्छा, ये इस तरह, इसे थोड़ा सा और जूम करेंगे तो हमें इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि आप हिस्टोन प्रोटीन है, और उस हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ने रैप करके रखा है न्यूक्लियोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम इसी के अंदर है और ये इसके अंदर है। इसे हम सब खोल के देखते जा रहे हैं। थोड़ा से और खोलते हैं तो ये देखिए, ये डीएनए दिख गया। ये देखिए डीएनए हमारा है। डीएनए को थोड़ा और खोलते हैं और जूम करते हैं। जैसे होता नहीं कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको और बड़ा करते हैं, और बड़ा करते हैं कि अच्छा और चीज़ें क्लियर होने लग जाए। तो देखिए, अब देखो, जो डीएनए ने न्यूक्लियोसोम को रैप करके रखा है उसे ही हम खोलते हैं कि देखिए और उसमें क्या, ये देखिए। तो ये इस तरह का आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है। यानी इसी डीएनए को हमने कुछ रुमुच सा करके उलझा के न्यूक्लियोसोम बनाया। इसे और दबा के क्रोमोसोम की तरह फिट करके न्यूक्लियस के अंदर डाल के सेल के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल क्या होता है? 2n होता है। 2n होते हैं तो 2n में आपके ऑटोसोम पाए जाते हैं और 6 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि डिप्लॉयड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, 6 क्रोमोसोम होते हैं। अभी हम आगे पढ़ लेंगे। सिंगल क्रोमोसोम होता है, मिलियन न्यूक्लियोसोम, यानी एक सिंगल क्रोमोसोम में कम से कम मिलियन न्यूक्लियोसोम देखा जाता है। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम के स्टेन की। ठीक है, तो देखिए, क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं स्टेन करने पे, यानी कलर करने पर से। एक यू क्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यू क्रोमेटिन क्या होता है? आपको देखिए, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक याद कर लीजिए। या तो आप यू क्रोमेटिन याद कर लीजिए या तो हेट्रोक्रोमेटिन याद कर लीजिए, इससे आपको दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखिए, यू क्रोमेटिन क्या होता है? स्टेन लाइटली, वो स्टेन लाइटली, यानी ये हल्का कलर हुआ होता है और पार्शली कंडेंस होता है। जो डार्क स्टेन होता है, कंडेंस होता है, वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो कंडेंस फॉर्म हम देखते हैं ना क्रोमोसोम का, वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और जो हल्का कंडेंस होता है वो आपका यूक्रोमेटिन होता है। और ये देखिए, ये देखिए, जो आपका बहुत ज़्यादा कंडेंस दिख रहा है ना, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, और जो इस तरह से होता है कम कंडेंस होता है वो आपका यूक्रोमेटिन होता है। हम बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि हमने क्रोमोसोम के बारे में तो देख लिया कि क्रोमोसोम टर्म कितने दिया, होता कहाँ है। अब हम देखिए इसके एक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्रोमेटिन है, ये यहाँ पे क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड क्या होता है? देखिए, जो क्रोमेटिड होता है सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। 2 होते हैं अटैच बाय सेंट्रोमियर। ये देखिए, ये 2 क्रोमेटिड हो गया, एक क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। ये सेंट्रोमियर से अटैच होता है। ये होता एक ही है, रेप्लिकेशन के बाद ये डबल हो जाता है। यानी कि जो आप इस तरह का फॉर्म देखते हैं ये ऐसे ही होता है, रेप्लिकेशन के बाद डबल हो जाते हैं। अब इसमें एक और वर्ड आया है, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या होता है? जीन बेयरिंग पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, यानी क्रोमोसोम का वह पोर्शन जो जीन को कैरी करता है वही क्रोमोनिमेटा होता है। क्रोमोनीमा क्या होता है? क्रोमेटिड अर्ली स्टेज कंडेंस। जो क्रोमोसोम का जो अर्ली स्टेज होता है, जो कंडेंस होता है, वही आपका क्रोमोनीमा होता है। सेंट्रोमियर जो बीच का भाग होता है, जो क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है, वही आपका सेंट्रोमियस होता है। लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बीच में होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान यहीं से ही स्पिंडल फाइबर भी अटैच होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ना,
इसी से ही आके अटैच होता है, सेंट्रोमियर से अटैच होता है, ठीक है। ये हाईली कंडेंस डीएनए नहीं होता डीएनए ही, लेकिन बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, ठीक है। और सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड देख रहे हैं वो इन्हीं पे ही अटैच होता है बीच में ही, इसी को सेंट्रोमियर कहते हैं। अब आता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, ये भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो असेंबल होता है सेंट्रोमियर पे। देखिए ये आपका जो बीच में है ना, ये ब्लैक कलर का आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका काइनेटोकोर है, ओके। ये भी सेंट्रोमियर पे ही आपका लोकेटेड है। क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम का देखिए साइज जो होता है वो वैरी करता है। सबसे जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है वो होता है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम जो, और देखिए जो क्रोमोसोम होता है वो आपका 0.25 में 30 में है, और जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है वो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम होता है। अब देखिए, अब जो 0.25 म्यू से लेकर 30 म्यू है, इसी के बीच ही जितने क्रोमोसोम के साइज होंगे इन्हीं के बीच ही होंगे। तो मैन का 5 म्यू होता है, मेज का 8 से 12 होता है, और फ्रूट फ्लाई का 3 म्यू होता है। और इसे कब मेजर कर सकते हैं, माइटोसिस में जो मेटाफेज होती है तब हम क्रोमोसोम को साइज को मेजर कर सकते हैं, और हम किसी फेज में क्रोमोसोम की साइज को मेजर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम की शेप की। तो देखिए डिपेंड होता है सेंट्रोमियर के पोजीशन पे। अभी आपने देखा ना कि आपका जो सेंट्रोमियर क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम के बीचों बीच में था, तो वो जहाँ पे रहेगा क्रोमोसोम में, वो जहाँ पे ही रहेगा उसी उसके पोजीशन के ही बेस पे क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिया गया है, उसके शेप को डिवाइड कर दिया गया है। तो देखते हैं चलिए कि कौन कौन सा उसका पोजीशन है सेंट्रोमियर का। तो देखिए सबसे पहले आता है टीलोसेंटर। टीलोसेंटर में क्या होता है, देखिए टीलोसेंटर में क्या है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम देख रहे हैं, और इसमें क्या यहाँ पे है टीलो का मतलब है इंड पे, यहाँ सेंट्रोमियर, ये देखिए ये आपका सेंट्रोमियर इंड पे, टीलोसेंटी यानी इंड पर है। तो सेंट्रोमियर कहाँ है, देखिए एकदम इंड पे है, प्रॉक्सिमल पे है। तो ये किस तरह दिखता है, ये आपका कुछ ऐसे दिखता है आई शेप का, ठीक है। इसमें होता है कि वन ही क्रोमोसोम दिखता है, ये एक ही क्रोमोसोम दिखता है, क्रोमोसोम का एक ही आर्म दिख रहा है, वन साइड क्रोमोसोम, ठीक है। तो टीलोसेंटर में आपको क्या बताना है कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है एकदम इंड पे होता है। इंड पे होने के कारण ये आई शेप दिखता है, और ये कैसा अपीयर होता है, इसमें से क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही आर्म दिखता है हमें। नेक्स्ट चलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है एकदम एंड पे नहीं होता, नियर एंड यानी ख़त्म होने वाला है उसके थोड़ा पहले ही, नियर, यहाँ पे अगर पहुँच जाएगा तो ख़त्म ही है, थोड़ा सा इसके नज़दीक है, तो ये जे शेप दिखता है। अगर इसको हल्का सा टिल्ट कर दे, ये अगर हम समझ लीजिए हमारे सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दे तो ये जे शेप दिखना शुरू कर देता है। वन आर्म लॉन्ग होती है और वन शॉर्ट होती है। जो लॉन्ग होती है ये इसे क्यू कहेंगे, और जो शॉर्ट होती है इसे पी कहेंगे। ये हो गया हमारा एक्रोसेंट्री। अब हम बात करते हैं सब मेटासेंटर की। सब मेटासेंटर में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो सेंट्रोमियर के हाफ सेंटर में होता है। देखिए ये सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम के हाफ सेंटर में, तो यानी पूरा सेंटर नहीं होता। ये देखिए ये आपका ये क्रोमोसोम है, ये सेंटर हो गया, तो एकदम सेंटर में ना होगा, थोड़ा सा सेंटर होता है, थोड़ा सा सेंटर होता है, और इसलिए ये आपका एल या आपका टी शेप दिखता है, ठीक है। इसमें भी एक आर्म शॉर्टर होती है, एक लॉन्ग होती है। जो शॉर्ट रहता है तो वो पी रहता है, और जो लॉन्ग होता है वो क्यू होता है। देखिए अगर आप अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो पी पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो पी शॉर्ट हो गया और क्यू आपका लॉन्ग हो गया। अब आ गया है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर में क्या होता है कि मेटा, आप मेटा से बीच में मान सकते हैं कि मेटा सेंटर, इसमें सेंटर में होता है, सेंटर में होता है। जैसे कि आपका ये हो गया एकदम सेंटर में होगा। अगर हम खींच दे तो इस तरह का वी शेप स्ट्रक्चर, देखिए एकदम सेंटर में है और ये वी शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें दोनों जो आर्म होती है ना इक्वल होती है। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम के नंबर पे, ठीक है। ईच सेल से जो ईच स्पीसीज होती है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो फिक्स होता है, यानी कि हर स्पीसीज के सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। ये हैप्लॉइड होते हैं और डिप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होंगे तो n और डिप्लॉइड होंगे तो 2 है। ह्यूमन में आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके। पेयर में कहे तो 23 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8, ऑनियन में 16 और पी में आपका 14। इस एक मैं अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं एक यहाँ पे ना डायग्राम जो बुक में है वो यहाँ शो कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ से इंपॉर्टेंट ही लिखा है, जो क्रोमोसोम के नंबर है इंपॉर्टेंट ही लिखा है मैंने। अब बात करेंगे क्रोमोसोम के ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो देखिए एक डिप्लॉइड में, ह्यूमन बॉडी में डिप्लॉइड में जिसे हम 2n भी कहते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर इन्हें पेयर में ले ले तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 23 पेयर होते हैं, तो जो 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल में इक्वल होंगे। बट जो 23वां होगा, यानी कि अगर 22 में एक जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, जो
एक जो एक्स्ट्रा होगा, जो एक्स्ट्रा नहीं, जो 22 होंगे आपके ऑटोसोम होंगे, जो 23वां होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे। यानी वही डिसाइड करेगा कि आप मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे। यानी कि जो 22 होता है वो तो सब बराबर ही होगा मेल और फीमेल में। जो 23वां होगा वही डिसाइड करेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर एक्स के साथ वाई आ गया तो हमारा मेल बन जाएगा, अगर एक्स एक्स रहा है तो फीमेल बन जाएगा। अब हम बात करेंगे कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप का क्या होता है? ये पर्टिकुलर सेट होते हैं क्रोमोसोम के सेट होते हैं। और इडियोग्राम का क्या होता है? जब इसी क्रोमोसोम को हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इडियोग्राम कहते हैं। बार बॉडी क्या होते हैं? वो एक्स क्रोमोसोम होता है जो इनएक्टिव होता है, वो बार बॉडी होता है। क्रोमोसोम के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? देखिए, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं इतना हम इतनी देर से, तो क्या ज़रूरी हो गया कि इसे पढ़ना? सिर्फ यही नहीं कि डीएनए को हमें क्या काम करना है, इतना बड़ा डीएनए है तो हमें इसको सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो हमें फिट करना है, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? अपने दिमाग में क्यों फिट कर रहे हैं इसे? तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसे हम एक्स और वाई कहते हैं, वही सेक्स डिटरमाइन करता है किसी इंडिविजुअल में कि वो मेल बनेगा फिर फीमेल बनेगा। ये सिर्फ क्रोमोसोम से ही हो सकता है। तो जैगोड होता है, जैगोड में अगर क्रोमोसोम को एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यानी आपका 46 क्रोमोसोम है, मतलब सॉरी 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में अगर समझ लीजिए एक घट गया, 45 हो गया या बढ़ गया 47 हो गया, तब बड़ा दिक्कत है, आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। और ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करके रखता है। सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होती है, उस क्रॉसिंग ओवर में ही वेरिएशन को भी इंड्यूस करता है क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है? आपकी बुक में ज़्यादा जीन और डीएनए के बारे में नहीं है, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड कर दिया है। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? मॉलिक्यूलर यूनिट होती है, हेरिडिटी होती है। जीन ही होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग जाता है, यानी आपसे आपके आगे जनरेशन में जाएगा और आपके माँ बाप से आपको भी मिला है। ये जीन के थ्रू ही होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, साथ में ये क्या काम करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। और जीन कहाँ लोकेट होता है? क्रोमोसोम में ही लोकेटेड होता है। ह्यूमन में कम 30,000 जीन का पता चला है अब तक। अब हम बात करेंगे डीएनए की। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या? देखिए, देखो डीएनए की खोज किसने की थी, यानी डीएनए के बारे में बताया किसने था? वाटसन ने, क्रिक ने बताया था। आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। और डीएनए क्या होता है? देखिए, दो स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, एक इस तरह का हेलिकस स्ट्रक्चर होता है और एक इस तरह का हेलिकस स्ट्रक्चर, यानी दो स्टैंड होते हैं। ये पहला स्टैंड हो गया और दूसरा स्टैंड हो गया, ठीक है। दो स्टैंड होता है। ये कॉइल होता है, कॉइल आपको दिख रहा है, और ये हेलिक्स हो जाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से है ना, दो स्ट्रक्चर ऐसे कॉइल होते हैं और ये रैप करके डबल हेलिक्स बना लेते हैं डीएनए, यानी कि ये कुछ इस तरह का देखिए स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है डबल हेलिक्स से, ठीक है। और देखिए, अगर हम एक स्टैंड की बात करें, इसके हम एक स्टैंड को लेते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड की बात करें तो एक जो स्टैंड होता है ना, उसमें न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। वो जो एक स्टैंड आप ये देख रहे हैं ना, ये एक स्टैंड आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, ये शुगर होता है जो 5 होता है, पेंटोज शुगर होता है, और आपका नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, और फास्फेट भी होता है। और नाइट्रोजन बेस की बात करें, देखिए अगर आप डीएनए का एक स्टैंड लेते हैं, ये एक स्टैंड किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का बना है, टाइड का बना है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइड, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए। अभी तक टाइड का बना है, टाइड यानी बहुत मजबूती से बना हुआ है, तो टाइड से बना है। तो इसमें क्या होता है? पेंटोज शुगर होते हैं, फास्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस, यही तीन मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और नाइट्रोजन बेस क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब देखिए, जो आपका ए और टी, यानी एडेनिन, ए से एडेनिन और टी से थाइमिन, इन दोनों के जो बीच बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन होगा, वो 2 बॉन्ड होगा। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये देखिए, जब एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे होगा, यहाँ सब, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक मतलब एक स्टैंड ये है और एक स्टैंड ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए है और तो यहाँ पे अगर टी होगा, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ सपोज अगर जी है और यहाँ सी है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ आपका 3 होगा। तो ये आपको मतलब समझाया जा रहा है यहाँ पे। इसका और भी चीज़ें हैं, प्यूरिन और पिरामिड, वो इसमें नहीं है, कभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ाऊँगी। और देखिए, अब यही स्टैंड है, ये ओल्ड सपोज ये ओल्ड स्टैंड है, ठीक है। अब ये रेप्लिकेशन करेगा, यहाँ से रेप्लिकेशन होगा, तो ये जो है ये स्टैंड रेप्लिकेशन करके एक नया डीएनए बनाएगा, और ये जो है रेप्लिकेशन करके एक नया डीएनए बनाएगा। तो ये रेप्लिकेशन करके ओल्ड से न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से।
तो आज देखिए हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया और क्रोमोसोम के साथ ही हमने थोड़ा थोड़ा जीन और डीएनए के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप आपको क्रोमोसोम के बारे में समझ में आ गया हो। मैं चाह रही थी कि वीडियो ना काफ़ी लंबा ना हो ताकि आप बोर ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके बुक का बहुत शॉर्ट मतलब वीडियो बनाया है और चीज़ें मतलब एक ही में सबको बताने की कोशिश की है ताकि ना बोर ना हो के आप जल्दी जल्दी समझ जाए। इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में मतलब वीडियो बनाया है, मतलब वीडियो नहीं बनाया, जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है। और मेरे पास कोई ख़ास मतलब टेक्निक मतलब नहीं है, कुछ उपलब्ध नहीं है, ये मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा अपने हाथ से पकड़ के शूट करती हूँ। तो थोड़ा आप मतलब कोशिश करिए समझने की और वीडियो को भी लेक्चर को भी समझने की कोशिश करिए और जैसे मुझसे हो रहा है मतलब जो मैं आपके लिए मतलब कर पा रही मैं कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।